A very good evening to all of you present here. I'm your biology educator Upeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. I hope you all are doing great. तो जैसे आपको पता चल ही गया होगा, हम लोग आपके लिए लाए हैं बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज उड़ान सीरीज, जिसमें हम लोग 11th क्लास को टारगेट कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रिवीजन के लिए बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। तो आपको हमारे साथ बने रहना है इस सीरीज में। तो ये जो आज चैप्टर देख रहे हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस सीरीज का दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर जो है द लिविंग वर्ल्ड वो सिमरन मैम ने करा दिया है। आज ये वाला चैप्टर हम लोग पूरा खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? आई एम तो ऑलवेज एक्साइटेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, इस वीडियो को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा चैप्टर है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा नॉलेज तो होना चाहिए कि आखिर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, है ना। इसका वर्ड का मतलब तो पता ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो लिविंग वर्ल्ड में आपने जैसे पढ़ लिया होगा कि कैसे हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना था डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में। ठीक है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, राइट। अब यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको क्लासिफाई किया गया। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले कौन सा किंगडम था, फिर कैसे अभी कौन सा है, कौन सा वाइडली एक्सेप्टेड है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से। कहां से स्टार्ट करते हैं? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन फॉर ह्यूमन नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। जो ये हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, ये बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, जब बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ था लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना। तो जो पहला क्लासिफिकेशन आया था उसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था, उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया गया था, उसको ऐसे ही दे दिया गया था बेस्ड ऑन फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो सपोज कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो है वो फूड में हेल्प कर रहे हैं या फिर फूड में काम आ रहे हैं तो उनको फूड वाले ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया। कोई ऑर्गेनिज्म शेल्टर में आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उनको उस कैटेगरी में डाल दिया गया। एंड कोई क्लोथिंग में हेल्प कर रहा है या फिर उसमें आ रहे हैं तो उसको उस कैटेगरी में डाल दिया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बेसिकली उसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था, ऐसे ही उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। देखो, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज अभी अगर आप पहले नहीं पढ़ोगे कि पहले कैसे क्लासिफाई किया तो अभी आपको कैसे पता चलेगा, बिकॉज हमें बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीजें देखनी है ना, बिल्कुल सीरीज में देखना है। तो पहले हिस्ट्री पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो हमने बात की थी हिस्ट्री, पहले कैसा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 4th सेंचुरी बीसी में क्या हुआ? आपके आए एरिस्टोटल। कौन आया? एरिस्टोटल, जिन्होंने क्या किया? आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो किसमें डिवाइड किया? किसमें? प्लांट्स में दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। अब जो ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज साइंटिफिक बेसिस, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट वन टू यूज साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। मतलब एरिस्टोटल जी ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। ठीक है, तो किस किस में? प्लांट्स में एंड एनिमल्स में। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि प्लांट्स को कैसे कैसे ग्रुप में डाला। तो यहाँ पे क्या लिखा है? क्लासिफाइड प्लांट्स इनटू। क्लासिफाई कैसे किया प्लांट्स को उसने? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उनको उसने इस कैटेगरी में डाल दिया। किस कैटेगरी में? हर्ब्स में। फिर उससे थोड़े से जो मीडियम साइज या फिर वो हो गए उसको श्रब्स में, एंड जो बड़े बड़े प्लांट्स थे या फिर उसको कौन सी कैटेगरी में डाल दिया? आपकी ट्रीज में डाल दिया। ये तो था कि इन्होंने प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया था। अब ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। अब हमें देखना है कि एनिमल में कैसे क्लासिफाई किया। तो एनिमल को उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? उन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? रेड ब्लडेड और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, तो उन्होंने
जो एनिमल्स थे उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, रेड ब्लडेड एंड नॉन रेड ब्लडेड। तो सपोज अगर मैं हूं, मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी और अगर मेरा खून रेड आएगा तो मेरे को इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, ठीक है, इस कैटेगरी में मुझे डाल दिया जाएगा, मैं रेड ब्लडेड एनिमल हूं, ठीक है। अब दोबारा से वही सिनारियो लेते हैं, फिर से मेरा हाथ काटा गया और इस बार मेरा खून जो है वो लाल नहीं आया, तो मुझे किस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, मुझे डाल दिया जाएगा नॉन रेड ब्लडेड एनिमल। तो बेस्ड ऑन रेड ब्लडेड मतलब कि जो ब्लड है वो रेड है या नहीं, उस बेसिस पे इन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये तो हो गया एरिस्टोटल का। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके कैरोलस लीनियस, ठीक है, अब आते हैं आपके कैरोलस लीनियस, जिन्होंने क्या दिया था, टू किंगडम सिस्टम, ठीक है, 18th सेंचुरी में दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग एक तो टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं एंड एक हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन काफी अच्छे से। बाकी इसका मतलब ये नहीं है कि और ज्यादा और किंगडम्स नहीं थे, मतलब और क्लासिफिकेशन के लिए चीजें नहीं आई। तो जैसे ये 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके बाद 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी आया, 4th भी आया, 5th भी आया, उसके बाद 6th भी आया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग दो चीजें पढ़ रहे तो और चीजें नहीं आई, और भी चीजें थी, बट यहाँ पे एनसीईआरटी में दो चीजों के बारे में, दो किंगडम के बारे में ज्यादा अच्छे से दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में लीनियस ने क्या किया था। लीनियस ने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइडेड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 2 किंगडम। उसने दो किंगडम में डिवाइड किया जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे। किस किस में, एक तो हो गया एक हो गया प्लांटी, जिसके अंदर सारे इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स, जिसके अंदर सारे क्या थे, प्लांट्स थे। दूसरा किंगडम कौन सा था, दूसरा किंगडम था आपका एनिमेलिया, दूसरा किंगडम था आपका एनिमेलिया, जिसमें सारे एनिमल्स थे, जिसमें क्या थे, आपके सारे एनिमल्स थे, राइट, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, जो कैरोलस लीनियस थे इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो किंगडम में डिवाइड किया, और वो दो किंगडम क्या थे, दो किंगडम थे हमारा प्लांटी एंड दूसरा था एनिमेलिया, ठीक है। प्लांटी में सारे प्लांट्स आ गए, एनिमेलिया में आपके सारे एनिमल्स आ गए। ओके चलिए, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब देखो, कोई भी चीज होती है उसको एकदम ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाता, उसके कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स या फिर लिमिटेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ द टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आपके लीनियस ने दिया था उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। पहले अगर लिमिटेशन की हम लोग बात करें, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो यहाँ पे अगर आपको यूकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब पता होगा तो आप यहाँ पे अच्छे से, चलो मैं एक बार बता देती हूँ, ठीक है, बता देती हूँ। जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के पास क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या है इनके पास, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो जो हमारे यूकैरियोट्स है, यहां पे बोला है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की यहाँ पे बात करती हूँ, एक बार हम लोग इस वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, फिर मैं बताती हूँ कि आखिर में ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो दे डू नॉट, ठीक है, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो ये डिफरेंस आपको अभी पता चल गया क्या होता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। अब यहाँ पे जो पहले लिमिटेशन की बात की जा रही है, उसने बोला कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं था। मतलब अगर मैं प्लांटी की बात करूं, जो पहला किंगडम इसने क्लासिफाई किया था, उसमें दोनों आ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको दोनों मिलेंगे। वहां पे आपको यूकैरियोट्स भी मिल जाएंगे और वहां पे आपको प्रोकैरियोट्स भी मिल जाएंगे, वो भी सेम किंगडम में, वो भी सेम
किंगडम प्लांटी में दोनों ही मिल रहे हैं, तो ऐसा तो बहुत गलत हो गया ना, मतलब आप दोनों को एक कैटेगरी में कैसे डाल सकते हो। तो ये इसका पहला लिमिटेशन थी कि जो यूकैरियोट्स थे एंड प्रोकैरियोट्स से उनके बीच में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था। ओके चल, अब हम आते हैं दूसरे पे है दूसरा, अगर हम लोग लिमिटेशन देखते हैं तो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इसने बोला है कि कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था आपके मल्टी सेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, क्या है? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ये हो गया हमारा दूसरा लिमिटेशन। अब हम आते हैं तीसरे लिमिटेशन पे। तो तीसरा लिमिटेशन है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फोटोसिंथेटिक, जो है एग्जाम्पल ग्रीन एल्गे, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एग्जाम्पल फंजाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसने बोला है कि जो इसका तीसरा लिमिटेशन क्या बोलता है कि इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं था किस किस के बीच में, फोटोसिंथेटिक और आपके नॉन फोटोसिंथेटिक। तो यहाँ पे अगर आप प्लांट्स की बात करो, अगर प्लांटी की बात करो, तो वहां पे दोनों को एक ही कैटेगरी में, एक ही किंगडम में डाला हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। तो ये सारी चीजें, ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर भी एक ही किंगडम में डाला हुआ है, और यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक है वो भी एक ही किंगडम में है, तो जो बहुत ज्यादा गलत था। एंड ये इसकी तीनों लिमिटेशंस आई थी आपके टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में, क्योंकि इतनी ज्यादा लिमिटेशंस थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं और क्या हुआ फिर। अब क्या हुआ कि इसके बाद टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, आपका आया थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आता है जो हम लोग पढ़ने वाले, जैसे मैंने बताया कि हम लोग 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, सेकंड 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरियाज थे, क्राइटेरियाज मतलब कि किस किस बेसिस पे जो है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्या बेसिस था, किस बेसिस पे आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं एवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो एवोल्यूशन हुआ, धीरे धीरे उसको रिजेक्ट कर दिया गया, फिर नया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। तो यहाँ पे अगर हम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या क्या बेसिस थे, नीड फॉर न्यू क्राइटेरिया। ठीक है, अब उसमें क्या थे, बहुत सारे लिमिटेशंस थी, अब हमें चाहिए थे नए क्राइटेरियाज चाहिए थे। तो यहाँ पे पहले क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि किस बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो उसने कैटेगराइज किया था, तो पहला है आपका सेल स्ट्रक्चर। पहला क्या है आपका सेल स्ट्रक्चर। फिर दूसरा है नेचर ऑफ सेल वॉल। क्या है नेचर ऑफ सेल वॉल? नेचर ऑफ सेल वॉल मतलब जो आपकी सेल वॉल है वो किससे बनी हुई है, तो वो सेलुलोसिक भी हो सकती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की भी बनी हो सकती है, या फिर वो काइटिन की बनी हो सकती है जो फंजाई में आपको मिलती है। तो नेचर ऑफ सेल वॉल, सेलुलोसिक, नॉन सेलुलोसिक, काइटिन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। फिर हम आते हैं तीसरे पे, जहां पे है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है क्या वो हेटेरोट्रॉफिक है, क्या वो ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक भी है तो क्या वो कीमोसिंथेटिक है, या फिर ऑटोट्रॉफिक, हाँ कीमोसिंथेटिक है, या फिर अगर हेटेरोट्रॉफिक है तो वो सेप्रोफाइटिक है, पैरासिटिक है। ठीक है, क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। ओके चलिए, नेक्स्ट वन इज हैबिटेट। तो अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं, हैबिटेट मतलब क्या वो एक्वाटिक है या टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये आपका एक और बेसिस था। नेक्स्ट था मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, क्या वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, क्या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने 5 किंगडम ऑफ, हम लोगों ने तो नहीं, आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। क्या दिया? 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था बेसिस उसकी क्लासिफिकेशन का, वो था आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब आपके एंसेस्टर्स कौन है, आप कहाँ से आ रहे हो, वो बहुत ज्यादा, मतलब जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था वो बेसिस बनाता था, बेसिस बनाया किसके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी एक वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया और वन ऑफ द मेन बेसिस था आपके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। ठीक है,
continuous evolution reflects improved understanding of organism and their relationship। चलिए आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे आ गया आपका आर.एच. विटाकर जो थे, जिन्होंने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, किस किस में डिवाइड किया गया आपके, यस 5 किंगडम में तो डिवाइड किया। तो पहला उसमें जो था वो था आपका मोनेरा। पहला क्या था आपका, एक मिनट, यस पहला जो था वो था आपका मोनेरा। पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, जिसमें आपके सारे यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोटिक थे, मतलब यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोट्स जो थे वो सारे मोनेरा वाले किंगडम में डाल दिए गए। फिर आता है हमारा दूसरा जो था प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में आपके यूनिसेलुलर तो थे, बट यहाँ पे एक डिफरेंस है, यूनिसेलुलर थे बट यूक्रियोटिक थे। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर थे बट यूक्रियोटिक थे, वहां पे क्या थे, प्रोक्रियोट्स थे, प्रोक्रियोटिक, राइट। तीसरा था आपका फंजाई, तीसरा किंगडम आपका बनाया गया फंजाई। फिर चौथा किंगडम आपका बनाया गया प्लांटी एंड पांचवा बनाया गया आपका एनिमेलिया। ठीक है, तो ये आपके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपके आर.एच. विटाकर ने दिया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था। ऑलराइट, चलिए ये क्राइटेरिया तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये उसका बेसिस था कि किस बेसिस पे उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे टेबल दिया गया है जो आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा है इस टेबल में, ठीक है, ताकि कुछ भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं हो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे सारे कैरेक्टर्स है, यहाँ पे इन्होंने किंगडम लिखे हुए हैं, 5 किंगडम लिखा हुआ है एंड एक एक करके सारे कैरेक्टर्स है। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग सेल टाइप पे जाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सेल टाइप पे जाते हैं। तो अगर मैं मोनेरा की बात करूं तो मैंने आपको बताया मोनेरा में कौन से तरह के ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। मोनेरा में आपको मिलेंगे यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोटिक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोनेरा में कौन मिल रहा है आपको, यस कौन मिल रहा है, यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोटिक। ठीक है, तो इसका जो सेल टाइप होगा वो कैसा होगा, प्रोक्रियोटिक होगा। तो इसमें आपको सारे प्रोक्रियोट्स मिलेंगे। चलिए, तो मोनेरा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको सारे प्रोक्रियोटिक दिख रहे हैं। सेल टाइप कैसा है इसका, प्रोक्रियोटिक। ओके, प्रोटिस्टा में यूक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। सिर्फ मोनेरा को छोड़ के सबका सेल टाइप कैसा होगा, यूक्रियोटिक एंड यूक्रियोटिक। चलिए दूसरे पे आते हैं, दूसरे कैरेक्टर को देखते हैं एक बार हम लोग। दूसरे कैरेक्टर में क्या लिखा हुआ है, सेल वॉल। दूसरा कैरेक्टर क्या है, सेल वॉल। तो अगर हम मोनेरा का सेल वॉल देखते हैं तो मोनेरा का सेल यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। मतलब जो आपका सेल वॉल है मोनेरा का वो किससे बना हुआ है, वो बना है आपका पेप्टिडोग्लाइकन से बना हुआ है। ठीक है, आपका मोनेरा का। चलिए ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब हम आते हैं आपके प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में आपका प्रेजेंट इन सब कुछ में प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट भी है तो वो कैसा है, सेल्यूलोसिक है या नॉन सेल्यूलोसिक है, नॉन सेल्यूलोसिक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो सेल वॉल होगी वो होगी नॉन सेल्यूलोसिक। कैसी होगी, नॉन सेल्यूलोसिक। ओके, चलिए अब हम आते हैं फंजाई पे। यहाँ पे प्रेजेंट है विद काइटिन। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो किससे बनी है, आपकी काइटिन से बनी है। यहाँ पे प्लांटी में जैसे सबको पता है जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलोसिक सेल वॉल। और एनिमेलिया में जो सेल वॉल होता है वो एब्सेंट होता है। ये चीज हमें क्लियर हो गई, राइट। चलिए अब हम आते हैं तीसरे कैरेक्टर पे। तो अगर हम तीसरे कैरेक्टर की बात करते हैं दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मोनेरा में देखें, मोनेरा में क्या है, ये एब्सेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोक्रियोटिक सेल टाइप है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट ही होगा ना, यही तो मेन फीचर था ना आपके प्रोक्रियोटिक सेल टाइप का। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। सेल टाइप प्रोक्रियोटिक है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। अब इसमें सारे यूक्रियोटिक सेल टाइप है इसका, मतलब सारे और किंगडम्स में, तो यहाँ पे सारे इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपके
प्रोटिस्टा में, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया सब में प्रेजेंट होगा। अब हम आते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो एक बार हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर मोनेरा की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मोनेरा में कैसा होता है, सेल्यूलर होता है, ठीक है, सेल्यूलर होगा। फिर प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर है एंड फंजाई में मल्टी सेल्यूलर है बट लूज टिश्यू, आपको लूज टिश्यूज देखने को मिलेंगे। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन एंड एनिमेलिया में टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये हो गया आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं लास्ट कैरेक्टर पे, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर मोनेरा की बात करें, अगर हम मोनेरा की बात करें तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग बाद में भी डिस्कस करेंगे, ये आगे भी आएगा इस चैप्टर में। यहाँ पे देख लेते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है मोनेरा का। तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक भी है तो दे आर कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है, दे आर कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। और उसके अलावा दे आर हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में दे आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। तो जैसे मैंने बताया कि जो मोनेरा है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो शो करता है। इस पॉइंट को हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रोटिस्टा पे। तो जो हमारा प्रोटिस्टा है वो कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक भी है तो फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक भी है आपका प्रोटिस्टा। फिर फंजाई जो है वो हेटेरोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, उसमें भी सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। ये चीज अभी क्लियर हो गई। चलिए प्लांटी पे आते हैं। प्लांटी जो है हमारा ऑटोट्रॉफिक है, वो भी फोटोसिंथेटिक है, वो अपना खाना खुद बना लेता है जो हमारे प्लांट्स है। हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक मतलब जो एनिमल्स हैं वो दे आर डिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक, उसमें भी होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैरेक्टर्स एंड ये सारे किंगडम में कैसे हैं ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आई होप ये पूरा टेबल जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। एक एक पॉइंट को आपको ना देखना है बिकॉज एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये टेबल आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, वरना मैं छोड़ देती इसको, टेबल को क्यों लाती, राइट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यस। तो अगर हम लोग आगे बढ़े तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हो गया है हमारा। यहाँ पे जो वाइडली एक्सेप्टेड वाला किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारा 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ही है RH विटाकर का। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। अब हमारा आया 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम के बाद 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आया, जो किसने दिया, कार्ल वूस ने। कार्ल वूस ने आपका 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उसने 3 डोमेन सिस्टम वाला क्लासिफिकेशन। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में ना इतना ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बस थोड़ी सी 1-2 लाइन में उसने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म कर दिया। मतलब वो एक हिंट देना चाह रहा था कि ये भी एक क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड आफ्टर विटाकर सिस्टम। तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद आया आपका 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसने क्या किया, कार्ल वूस ने क्या किया, उसने स्प्लिट कर दिया किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा जिसमें यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है, उसको स्प्लिट कर दिया इनटू 2 सेपरेट डोमेन्स। 2 सेपरेट डोमेन्स, बैक्टीरिया एंड आर्की, मतलब ट्रू यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, जो आपके प्रोकैरियोट्स थे, प्रोकैरियोटिक सेल टाइप था जिनका, और बाकी के जो सारे थे जिनका यूकैरियोटिक सेल टाइप था, उनको अलग किंगडम में, वो तो ऑलरेडी 4 थे। तो इसने 4 के अलावा जो आपका मोनेरा था उसको 2 सेपरेट डोमेन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, जो था आपका यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। एंड यहाँ से आया आपका 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, यहाँ से क्या आया आपका 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑल राइट, चलिए अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में एक एक किंगडम को पढ़ने वाले हैं। उसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो भी चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम मोनेरा से। तो यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग मोनेरा की देखें तो इसके जो सोल मेंबर्स है, मतलब कहने का मतलब जैसे हमें पता है, देखो एक चीज तो आपको क्लियर होगी कि किंगडम मोनेरा में आपके कौन है, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोट्स। अब इसके जो मेंबर्स हैं, सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, वो क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी की पहली लाइन में यही लिखा हुआ है कि द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा आपके बैक्टीरियाज है,
ठीक है, द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोस्ट अबंडेंट मतलब दे आर कॉस्मोपॉलिटन, आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखा है द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, ऐसी ऐसी जगह पे आपको बैक्टीरिया मिलेंगे जहां पे कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता है, ठीक है। हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, हैबिटेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दे फाउंड इन डाइवर्स एनवायरमेंट, मतलब एक ही टाइप के एनवायरमेंट में आपको नहीं मिलेंगे, तरह तरह के डाइवर्सिटी होती है उनके एनवायरमेंट में, एक जैसे एनवायरमेंट में कभी देखने को आपको नहीं मिलेंगे, डाइवर्स एनवायरमेंट में ये रह सकते हैं, इंक्लूडिंग एक्सट्रीम हैबिटेट्स, लाइक एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नो एंड डीप ओशियंस, यहाँ पे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे ऐसे ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। तो ये तो हो गया आपका हैबिटेट। चलिए अब हम आते हैं, मेनी आर पैरासिटिक लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, कुछ कुछ पैरासिटिक भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे रहते हैं। अब जो हमारे बैक्टीरियाज है वो मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी शो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस ये कोकाए है, ठीक है, कोकाए इज स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है आपका कोकाए, फिर बेसिलाई, फिर है आपका स्पाइरेला, फिर विब्रियो, जो आपका बेसिलाई है वो है आपका रॉड शेप्ड, ठीक है, रॉड शेप्ड है, एंड जो आपका स्पाइरेला है, ठीक है, स्पाइरेला है वो स्पाइरल एंड जो विब्रियो है वो कॉमा शेप्ड, ठीक है, कैसा है, कॉमा शेप्ड। तो ये आपका बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी शो करते हैं आपके बैक्टीरियाज। चलो अब आते हैं हम इसके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी की अगर हम लोग बात करें तो दे आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, दे आर ऑटोट्रॉफ्स, सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये तो बताया कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं कि जो खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट नहीं है दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने फूड के लिए। अब ऑटोट्रॉफ्स में भी दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है कि वो सनलाइट का यूज करके अपना खाना बना सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का क्या मतलब होता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स का मतलब यहाँ पे सनलाइट, ये नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पे ये केमिकल सब्सटेंसेस या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके अपना क्या कर सकते हैं, फूड बना सकते हैं, ठीक है, क्या बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं। तो दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, तभी मैंने बोला कि ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी शो करते हैं आपके बैक्टीरियाज, ठीक है। अब दूसरे दे आर हेटेरोट्रॉफ्स आल्सो, हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब है डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑटोट्रॉफ्स तो है ही है, साथ ही साथ ये आपके हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, डिकम्पोजर्स एंड सम पैथोजेनिक फॉर्म। चलिए अब जो बैक्टीरिया है इसको क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरीज में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब कैटेगरीज इन मोनेरा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सब कैटेगरीज इन मोनेरा। तो पहला जो है हमारा वो है आपका आर्की बैक्टीरिया। पहले जो सब कैटेगरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज आर्की बैक्टीरिया। दूसरा जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है। क्या है, पहला है हमारा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्की बैक्टीरिया से। तो इस बैक्टीरिया की कुछ स्पेशल चीजें, ठीक है, कुछ स्पेशल चीजें हम लोग ये देखते हैं। तो डिस्टिंक्ट सेल वॉल स्ट्रक्चर इनेबलिंग सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशंस। उसने बोला है कि इसकी सेल वॉल इतनी ज्यादा डिफरेंट होती है, मतलब इतनी ज्यादा डिफरेंट होती है अलग बैक्टीरिया से, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव कर सकते हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। तो अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें, अगर हम लोग आर्की बैक्टीरिया के हैबिटेट की बात करें तो दे आर हेलोफाइल्स, मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में मिल रहे हैं
तो दे आर कॉल्ड हैलोफाइल्स, दे आर कॉल्ड हैलोफाइल्स। अगर हॉट स्प्रिंग्स में मिल रहे हैं दे आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उठ के आ जाता है, तो आपको ध्यान से एक एक चीज देखना है, ठीक है। हैलोफाइल्स क्या हो गए, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में आपको मिलेंगे, आपके थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए हॉट स्प्रिंग्स में। ओके चलिए, मीथेनोजन्स, मीथेनोजन्स जो आपको मार्शी एरियाज जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस, क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन गैस। तो अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस की बात करें मीथेनोजन्स की, तो मीथेनोजन्स इन रूमिनेंट गट्स, एग्जांपल काउज एंड बफेलोज हो गए, प्रोड्यूस बायोगैस। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपके बायोगैस। तो ये तीनों चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये तीनों चीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स या मीथेनोजन्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका जो आर्की बैक्टीरिया है वो खत्म हो गया। अब हम दूसरी सब कैटेगरी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज यू बैक्टीरिया। तो जो यू बैक्टीरिया है आपका, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं हम लोग यू बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे लिखा है रिजिड सेल वॉल, मोटिलिटी प्रोवाइडेड बाय फ्लैजेला एंड सम स्पीशीज। तो अगर यू बैक्टीरिया की बात करूं तो जैसे मैंने बताया दे आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया, एंड इनका जो सेल वॉल है वो काफी रिजिड होता है, और इफ दे आर मोटाइल, ठीक है, इफ द यू बैक्टीरिया इज मोटाइल, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, एग्जाम्पल में आ गया नॉस्टॉक, एनाबीना। दे पोजेस क्लोरोफिल ए सिमिलर टू प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो आपके बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पे किसकी बात करी, नॉस्टॉक एंड एनाबीना की बात करी है एग्जाम्पल में, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे बोला है कि दे पोजेस क्लोरोफिल ए, they possess chlorophyll A which is similar to plants, ठीक है, which is similar to plants। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जैसे मैंने बताया कि दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कौन कौन से, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, आपके नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग में, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जैसे मैंने बताया था आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी जो है वो शो करते हैं। तो अभी यहाँ पे पूरा ऑटोट्रॉफिक तो खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोग हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट, एसेंशियल डिकम्पोजर्स। अगर ह्यूमन इम्पैक्ट की बात करें तो यूजफुल इन कर्ड प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ड प्रोडक्शन में आपका आ जाएगा लैक्टोबैसिलस, एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपका आ जाएगा राइजोबियम, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके और कुछ कुछ पैथोजेनिक भी होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कुछ कुछ जो है वो पैथोजेनिक भी होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसके, जो डिसीज कॉज करते हैं, द फर्स्ट इज कॉलेरा, ठीक है, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। तो कुछ बैक्टीरिया जो है वो पैथोजेनिक भी होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। ऑलराइट, तो यस, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा आपका न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बैक्टीरिया का जो है वो डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं अपने रिप्रोडक्शन पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि जो बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी बैक्टीरिया है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी बाय फिजन। तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, तो बिल्कुल सिंपल जो है, सिंपली डिवाइड कर जाएगा बाइनरी फिशन के थ्रू। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो उस टाइम पे ये स्पोर्स भी बनाते हैं। क्या करते हैं, स्पोर्स भी बनाते हैं। सम एक्सचेंज डीएनए थ्रू अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं डीएनए टू प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो हमें याद करनी है चीज, दैट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा आता है, इस चैप्टर में से इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, इट लैक
लैक अ सेल वॉल, जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या उसके पास सेल वॉल नहीं होती है। स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल्स, ये आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी सर्वाइव कर लेगा। पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पूरा किंगडम मोनेरा खत्म। इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। क्या करने वाले हैं अब हम, स्टार्ट नया किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। चलिए, तो अब हम लोग इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो, इस चैप्टर में हम लोग 3 किंगडम को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो हो गया मोनेरा, फिर हो गया आपका प्रोटिस्टा एंड तीसरा हो गया फंजाई। जो आपका प्लांटी और एनिमेलिया है उसके थोड़े से हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बिकॉज उसका अलग से ही चैप्टर है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वहां पे आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना। बट यहाँ पे हम लोग इस सेशन में हम लोग तीनों किंगडम को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपको पता है कि आपके मोनेरा में यूनिसेलुलर एंड प्रोक्रियोट्स है, राइट। अब यहाँ पे यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स है, तो यहाँ पे इट इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूक्रियोट्स। तो वही बात हुई, यहाँ पे जितने भी यूनिसेलुलर एंड यूक्रियोट्स है वो सारे आपके किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो दे आर प्राइमरी एक्वाटिक। सेल स्ट्रक्चर इनका डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जैसे कि हमें पता है कि वो यूकैरियोटिक सेल टाइप है तो डेफिनेटली उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। सम पोजेस फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, कुछ कुछ के पास फ्लैजिला भी होता है मोटिलिटी के लिए या फिर मूवमेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया है सब कैटेगरीज में। तो पहला जो कैटेगरी है दैट इज क्राइजोफाइट, जिसको हम लोग देखने वाले हैं या फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्राइजोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं, यस, क्राइजोफाइट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो हैबिटेट देखेंगे, हैबिटेट और नेचर। तो यहाँ पे दे आर फ्रेश वाटर एंड मरीन, दे लिव इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरमेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, फ्लोट इन वाटर एज प्लैंक्टन। तो इनका वो वाला सीन है कि मतलब वाटर करंट्स के साथ ये मतलब मूव फ्लोट करते हैं, ठीक है, वाटर करंट के साथ फ्लोट करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली दे आर फोटोसिंथेटिक। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ 2 ओवरलैपिंग सिलिका शेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल वॉल है इसकी वो इस टाइप की होती है, सोप बॉक्स की तरह। तो ऐसे टाइप की आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी और इस पे सिलिका का डिपोजिशन होता है, ठीक है, इस टाइप में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है। सेल वॉल, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो सेल वॉल है कंपोज्ड ऑफ 2 ओवरलैपिंग सिलिका शेल्स forming a soap box like structure, forming a soap box like structure. Okay, चलिए, accumulation of diatom cells wall form diatomaceous earth, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके डायएटम्स मतलब क्राइजोफाइट जो है वो उन डायएटम्स जो है उनकी जब मर जाते हैं वो, तो सी बेड पे ही वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है, डायएटोमेशियस अर्थ। यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, सिरप्स, एंड दे आर ऑल्सो द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ठीक है, दे आर ऑल्सो द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन है आपके चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, तो आपका आंसर देना है क्राइजोफाइट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आ जाएगा आपका, अगर क्राइजोफाइट अगर स्पेसिफिक पूछा गया तो उसका मतलब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके डायएटम्स एंड गोल्डन एल्गे, जिसको हम लोग डेस्मिड भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, क्राइजोफाइट यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरे पे, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। दूसरे पे आते हैं, दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो अगर हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट की बात करते हैं तो हैबिटेट कैसा है, कहाँ रहते हैं ये लोग, मोस्टली मरीन, फोटोसिंथेटिक, ठीक है, मोस्टली दे आर मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। एंड अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, अपीयर इन वेरियस कलर्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं आपको, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट,
ठीक है, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे आपको ये अलग अलग कलर में दिखते हैं। तो ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डायनोफ्लैजुलेट्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर आता है आपका सेल वॉल। तो अगर हम लोग सेल वॉल की बात करते हैं डायनोफ्लैजुलेट्स में, तो दे आर composed of stiff cellulose plates, ठीक है, they are composed of stiff cellulose plates and they possess two flagella, ठीक है, they possess two flagella, one longitudinal and transverse, एक longitudinal होता है और एक transverse flagella होता है। Goniolax, red tight toxin released may kill marine animals like fish। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है डायनोफ्लैजुलेट। अब हम आते हैं तीसरे पे, दैट इज यूग्लिनोइड्स। कि तीसरे पे आते हैं दैट इज यूग्लिनोइड्स। तो यूग्लिनोइड्स को देखते हैं, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। अगर हम हैबिटेट की बात करें, यूग्लिनोइड्स की अगर हैबिटेट की बात करें तो दे आर फ्रेश वाटर एंड स्टेगनेंट, मतलब स्टेगनेंट वाटर में भी आपको यूग्लिनोइड्स जो है वो मिलेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं तो दे लैक अ सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल नहीं होती है उनके पास, बट इनके पास एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड द पेलिकल। दे हैव प्रोटीन रिच लेयर दैट इज कॉल्ड पेलिकल। ओके, फिर बॉडी इज फ्लेक्सिबल, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है बिकॉज सेल वॉल नहीं होती है। पोजेस टू फ्लैजुला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, दो फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है आपका। फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट, बिकम हेटेरोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो अगर सनलाइट अवेलेबल है तो दे एक्ट एज अ फोटोसिंथेटिक एंड इफ द सनलाइट इज नॉट प्रेजेंट देन दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे बिकम हेटेरोट्रॉफिक। कौन? आपके यूग्लिनोइड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स में है हमारे, एग्जाम्पल्स है हमारा यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना पिगमेंट सिमिलर टू हायर प्लांट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है यूग्लिनोइड्स का यूग्लिना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट सब कैटेगरी है दैट इज स्लाइम मोल्ड। अगर हैबिटेट और नेचर की बात करें तो हैबिटेट में दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, ठीक है, सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें, मूव अलोंग डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, इनगल्फिंग मटेरियल, फॉर्म अ प्लाज्मोडियम। यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो बोला है ये अलग प्लाज्मोडियम है, ठीक है, ये प्रोटोजोअन्स वाला नहीं है। प्लाज्मोडियम अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, इन एडवर्स कंडीशंस डिफरेंशिएट इनटू फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है तो ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं फ्रूटिंग बॉडीज पे, जिसके क्या होते हैं स्पोर्स। तो यहाँ पे स्पोर्स के बारे में बात किया गया है। जो स्पोर्स है उनकी क्या होती है? ट्रू वॉल्स होती है। उनकी क्या होती है? आपकी ट्रू वॉल्स होती हैं। स्पोर्स डिस्पर्स बाय एयर करंट, जो आपके स्पोर्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं एयर करंट से। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, यस, यहाँ पे आपका क्या खत्म हो जाता है? स्लाइम मोल्स। अब आते हैं हम लोग लास्ट सब कैटेगरी दैट इज प्रोटोजोअन्स। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं, यस, यहाँ पे हम लोग अगर प्रोटोजोअन्स की बात करते हैं, वन सेकेंड, यस, प्रोटोजोअन्स के अगर हैबिटेट की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, and they are again divided into four major groups. They are again divided into four major group. पहला तो हो गया आपका अमीबॉइड, ठीक है, पहला हो गया आपका अमीबॉइड, दूसरा हो गया आपका फ्लैजेलेटेड, तीसरा हो गया आपका सीलिएटेड एंड फोर्थ वन इज स्पोरोजोन्स। तो इसने क्या किया, आपके प्रोटोजोन्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला हो गया अमीबॉइड, दूसरा हो गया फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपका हो गया अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है, चारों जो कैटेगरीज हैं इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम लोग अमीबॉइड की बात करते हैं तो हैबिटेट क्या है इसका? हैबिटेट क्या है इसका? फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल, ये है इसका हैबिटेट। मूवमेंट, सूडोपोडिया होता है, फॉल्स फिट, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल्स आपके अमीबॉइड में आ जाएंगे अमीबा, सम लाइक एंटामीबा आर पैरासाइट्स, सम लाइक एंटामीबा दे आर पैरासिटिक।
नेक्स्ट इज फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में अगर हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक, they possess flagella for movement, and also examples of flagellated protozoans एग्जाम्पल्स हैं आपके ट्रिपैनोसोमा विच कॉजेज द स्लीपिंग सिकनेस, फिर हम आते हैं तीसरे पे, दैट इज सीलिएटेड। हैबिटेट है एक्वाटिक, एक्टिवली मूव विद थाउजेंड ऑफ सीलिया, इनके बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है, सीलिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम, सीलिया मूवमेंट डायरेक्ट फूड इनटू द गलेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट वन इज स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स का अगर हैबिटेट देखें तो कैरेक्टराइज्ड बाय इंसेक्टिवोरस स्पोर, इन्फेक्शियस स्पोर्स, ठीक है, क्या है, इन्फेक्शियस स्पोर्स लाइक स्टेज, एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। फिर आते हैं हम लोग अपने तीसरे किंगडम पे, जो है हमारा किंगडम फंजाई, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। तो किंगडम फंजाई की अगर हम लोग बात करें, देखो यहाँ पे जो मेरे पास इमेज है, यस, ये वाला जो पहला है ये डाइनोफ्लैजिलेट है, ठीक है, पहला वाला जो है आपका डाइनोफ्लैजिलेट है, यस, ठीक है। दूसरा है आपका यूग्लिना, ये है आपका स्लाइम मोल्ड, और ये है पैरामीशियम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ओके, सो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। तो यहाँ पे अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं, तो दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स विद ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, ठीक है। उसने बोला कि दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विद ग्रेट मॉर्फोलॉजी, डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। एग्जाम्पल्स हो गए आपके मशरूम, टॉडस्टूल्स एंड ईस्ट। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें, हैबिटेट इज मॉइस्ट वार्म एनवायरनमेंट, इनको मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट चाहिए। कॉस्मोपॉलिटन डिस्टिंक्शन, ठीक है, यस, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी नॉट डिस्टिंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने बोला कि इसको कैसा कंडीशन चाहिए होता है, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन चाहिए होता है, मॉइस्ट और वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एंड दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, हर जगह आपको फंजाई देखने को मिलेगा। सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें तो सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, एग्जांपल पेनिसिलियम, कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल, पक्सीनिया कॉजिंग द वीट रस्ट। स्ट्रक्चर्स की अगर हम लोग बात करें, दे आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द हाइफे। तो जो फंजाई है दे आर मेड अप ऑफ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो दीज आर यस, ये है आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं हाइफे। अब अगर इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो आप नेटवर्क बना दोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म्स माइसीलियम। तो यहाँ पे ये क्या बना रहा है, माइसीलियम बना रहा है। तो इसको हम लोग थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने हाइफे बनाया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब इसी हाइफे का अगर नेटवर्क बना दिया जाए तो वो हो जाएगा हमारा माइसीलियम, ठीक है, ये हो गया आपका माइसीलियम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाइफे कैन बी सिनोसिटिक, मल्टीन्यूक्लिएटेड विद क्रॉस वॉल्स और सेप्टेट। अब जो हाइफे हो सकते हैं वो आपके दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेप्टेट हो सकते हैं या फिर एसेप्टेट हो सकते हैं। तो अगर सेप्टेट होंगे, सेप्टेट का मतलब है मतलब सेप्टा प्रेजेंट होगा, राइट, सेप्टेट होंगे तो उसपे सेप्टा प्रेजेंट होगा, डिविजन्स। तो ये वाला जो है आपका, ये हो गया आपका सेप्टेट। अगर मैं एसेप्टेट की बात करूं तो उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ये हो गया मेरा एसेप्टेट माइसीलियम, सॉरी एसेप्टेट हाइफे, यस, क्या हो गया ये मेरा एसेप्टेट हाइफे, और ये हो गया सेप्टेट जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, यस, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है। ओके, चलिए, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ काइटिन, जैसे हमने बात की थी, जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, एंड पॉलीसैकेराइड्स। न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो दे आर सेप्रोफाइट्स,
absorb nutrient from dead organic matter. They are also parasite, depend on living host. Symbionts form association like lichen with algae and mycorrhiza with the plant roots. Okay, चल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार हम लोग. रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, फ्रैगमेंटेशन हो गया, फिजन एंड बडिंग, ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन जो आपके फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, आपके 3 तरह के स्पोर्स होते हैं. पहला हो गया कोनिडिया, दूसरा हो गया स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड थर्ड वन इज ज़ूओस्पोर्स. Sexual reproduction involves plasmogamy, fusion of protoplasm between gametes, karyogamy, plasmogamy. देखो पहले क्या होता था, अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें तो सबसे पहले न्यूक्लियस यूज करते थे, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म. ठीक है, सेल डिवीजन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है उसमें, सबसे पहले न्यूक्लियस फ्यूज करता है, तो उसके बाद जैसे कोई भी एक सेल है वो डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड तो नहीं, आई मीन क्या करते हैं, मतलब जो भी अगर सेल, सबसे पहले फ्यूजन किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का होता है. बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे आपका प्रोटोप्लाज्म पहले फ्यूज हो रहा है, उसके बाद आपका कैरियोगामी हो रहा है, तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई जो है आपका बाद में हो रहा है. ओके, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. डाइकैरियोटिक स्टेज, सम फंजाई एस्कोबैसिडियो एंड हैव एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N. अब हम लोगों ने फंजाई को जो है कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. तो सबसे पहले की बात करेंगे फाइकोमाइसेटिस की. ठीक है, सबसे पहले वाले की बात करेंगे फाइकोमाइसेटिस की. तो यहाँ पे अगर कॉमन नेम की बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है प्रिमिटिव फंजाई. इसका क्या नाम है आपका? प्रिमिटिव फंजाई. जो हैबिटेट है आपकी फाइकोमाइसेटिस का वो है एक्वाटिक, डैम प्लेसेस पे आपको मिलेंगे. एक्वाटिक है, डैम प्लेसेस में आपको मिलेगा, एंड पैरासिटिक ऑन प्लांट्स. ठीक है, पैरासिटिक ऑन प्लांट्स. टाइप्स ऑफ माइसीलियम, जैसे मैंने बात की, जो हमारा हाइफे होता है वो 2 तरह का हो सकता है, सेप्टेट हो सकता है और एसेप्टेट हो सकता है. तो यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ माइसीलियम की बात करेंगे तो दे आर एसेप्टेट और सिनोसिटिक माइसीलियम. ठीक है, एसेप्टेट है मतलब सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, एंड सिनोसिटिक माइसीलियम दे आर डीकम्पोजर्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का ब्रेक डाउन करते हैं, तो दे आर डीकम्पोजर्स. स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल बाय मोटाइल ज़ूस्पोर. यहाँ पे एसेक्सुअल जो है वो किसकी वजह से होता है, जो आपके ज़ूस्पोर्स है, मोटाइल ज़ूस्पोर्स और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर. ठीक है, नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर बाय गैमीट फ्यूजन. एग्जाम्पल्स में आपका आ गया म्यूकर, राइजोपस, अल्ब्यूगो, ये सारे आपके फाइकोमाइसेटिस के एग्जाम्पल है. ठीक है, ये आपके फाइकोमाइसेटिस के एग्जाम्पल है. अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पे, दैट इज एस्कोमाइसेटिस. तो यहाँ पे अगर हम एस्कोमाइसेटिस की बात करते हैं तो कॉमन नेम है इसका सैक फंजाई. क्या है, देखो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा फंजाई जो है वो सैक फंजाई है, तो आपको बताना पड़ेगा एस्कोमाइसेटिस. तो यहाँ पे कॉमन नेम है इसका सैक फंजाई. हैबिटेट की अगर हम बात करें तो सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, कॉप्रोफिलस, मोस्टली मल्टी सेलुलर, सम यूनिसेलुलर. एग्जाम्पल है इसका ईस्ट. ठीक है, मोस्टली जो है आपके एस्कोमाइसेटिस दे आर मल्टी सेलुलर, बट यूनिसेलुलर एक होता है, कुछ जो है यूनिसेलुलर होते हैं, जिसका एग्जाम्पल ईस्ट दिया गया है. टाइप्स ऑफ माइसीलियम की अगर बात करें तो जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड होता है. ब्रांच सेप्टेट, सेप्टा प्रेजेंट होता है. फंक्शन दे आर डीकम्पोजर्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो डीकम्पोजर्स. एंड अगर स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो एसेक्सुअली बाय कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर्स. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? बाय एस्कोस्पोर्स इन सैक लाइक एस्काई विद इन एस्कोकार्प. तो एस्कोकार्प जो है वो आपका फ्रूटिंग बॉडी है. एस्कोकार्प जो है वो आपका फ्रूटिंग बॉडी है. फ्रूटिंग बॉडी. ठीक है, यस, ये क्या है आपका फ्रूटिंग बॉडी. चलिए आगे चलते हैं. आगे हम लोग चलते हैं. यस, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका फ्रूटिंग बॉडी है वो आपका एस्कोकार्प होता है. एग्जाम्पल में आ जाएगा पेनिसिलियम, एस्परजीलस, क्लाविसेप्स, न्यूरोस्पोरा,
एंड आपका मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ये सारे आपके एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपके एस्कोमाइसिटिस के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस। क्या है हमारे पास? बेसिडियोमाइसिटिस। तो अगर हम बेसिडियोमाइसिटिस के कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम है इसका क्लब फंजाई। क्या है? क्लब फंजाई। ओके, ठीक है, क्लब फंजाई, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ओके, तो ये हो गया कॉमन नेम। हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको कहाँ मिलेंगे? सॉइल, लॉग्स, प्लांट बॉडीज और पैरासाइट, एज अ पैरासाइट भी आपको मिल जाएंगे। टाइप्स ऑफ माइसीलियम, अगर माइसीलियम की बात करते हैं आपके बेसिडियोमाइसिटिस में तो दे आर ब्रांच्ड, सेप्टा प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर सेप्टेट माइसीलियम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव functions, they are decomposers, again they are decomposers, spore formation vegetative by fragmentation, sexual किससे होता है? plasmogamy by vegetative cell fusion followed by the karyogamy and meiosis in basidium, यहाँ पे basidium forming basidiospores। फ्रूटिंग बॉडीज है आपका बेसिडियोकार्प, इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो होता है आपका बेसिडियोकार्प। इसका एग्जाम्पल है आपका एगैरिकस जो है मशरूम, स्टिलैगोपक्सिनिया जो जिसको बोलते हैं हम रस्ट फंगस। ओके, नेक्स्ट वी हैव द ड्यूटेरोमाइसिटिस। क्या है आपका? ड्यूटेरोमाइसिटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इम्परफेक्ट फंजाई। और अगर इसकी हैबिटेट की बात करें तो सम सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, टाइप्स ऑफ माइसीलियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो दे आर ब्रांच्ड, सेप्टेट माइसीलियम। फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो अगेन दे आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर्स, हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। किसमें हेल्प करते हैं? आपके मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, नो नॉन सेक्सुअल स्टेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस एंड इसके एग्जांपल्स हैं आपका अल्टरनेरिया, ठीक है। यस, आपका एग्जांपल है अल्टरनेरिया। तो यहाँ पे हम लोग किंगडम फंजाई को समाप्त करते हैं। अब हम लोग प्लांटी पे आ गए, ठीक है। चौथे किंगडम पे हम लोग आ चुके हैं जो है हमारा किंगडम प्लांटी, ठीक है। किंगडम प्लांटी के अगर हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, यहाँ पे हम लोग इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं इसको, प्लांट किंगडम को, बट क्योंकि इसका अलग से पूरा चैप्टर है तो वहां पे आपको अच्छे से पढ़ना है। बट यहाँ पे किंगडम प्लांटी है, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ ही सकते हैं, राइट। चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो दे आर यूकैरियोटिक, ठीक है, दे आर यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक है सेल टाइप और क्लोरोफिल होता है इनके पास। एग्जाम्पल्स है आपका एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इन सबका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा प्लांट किंगडम। सेल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक विद पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यस, आगे देखते हैं सेल वॉल, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। फिर न्यूट्रिशन की अगर बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें तो प्राइमरली ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक, प्राइमरली ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक, एक्सेप्शन सम पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। एग्जांपल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवॉर्ट, पैरासिटिक प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें मोस्टली तो दे आर ऑटोट्रॉफिक, बट कुछ जो होते हैं पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपका वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडरवॉर्ट हो गया, और पैरासिटिक प्लांट में कस्क्यूटा हो गया आपका एग्जाम्पल। लाइफ साइकिल, दे एग्जिबिट ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट फेज, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फेज, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करने वाले हैं, आपके प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। यस, द फेजेस वेरी इन लेंथ डिपेंडिंग अमंग प्लांट ग्रुप्स। तो ये डिपेंड करता है, जो फेजेस है आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट में, ठीक है। लेंथ एंड डिपेंडेंसी अमंग द प्लांट ग्रुप्स। फिर आते हैं हम लोग अपने पांचवें किंगडम में, दैट इज किंगडम एनिमेलिया। इसके थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं, ठीक है। इसके थोड़े बहुत जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक बचा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग किंगडम एनिमेलिया के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये हमें पता है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है।
यूकैरियोटिक सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक सेल टाइप कैसा है? यूकैरियोटिक। एंड सेल स्ट्रक्चर, दे लैक सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है आपके किंगडम एनिमेलिया में। क्या प्रेजेंट नहीं होती? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, राइट। चलिए हाँ, न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक इंजेक्शन ऑफ फूड। ग्रोथ, डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न, अडल्ट फॉर्म विद डेफिनेट शेप एंड साइज, सिस्टम इलैबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर सिस्टम। एंड रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअल इन्वॉल्व पॉपुलेशन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये हो गया हमारा किंगडम एनिमेलिया। अब जो हम लोगों ने आर.एच. विटाकर का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो आर.एच. विटाकर ने अपने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कुछ लोगों को जगह नहीं दी थी। तो वो थे हमारे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स एंड लाइकेंस। इन लोगों को कोई जगह नहीं मिली थी, तो इसी वजह से हम इनको अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, इनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वायरसेस की बात करते हैं, ठीक है, वायरसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर नेचर देखे, दे आर ए सेलुलर, दे आर ए सेलुलर, ना तो ये जिंदा होते हैं ना ये मरे हुए होते हैं। दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन अ लिविंग और अ नॉन लिविंग। अगर बाहर है किसी की बॉडी के, तो वहां पे उनका कोई मतलब वो जिंदा ही नहीं है, दे आर नॉट लिविंग। बट अगर आपकी बॉडी में चले गए तो वहां पे क्या हो जाएंगे? ये लिविंग हो जाएंगे। तो सबसे पहले दे आर ए सेलुलर, नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग आउटसाइड अ होस्ट। अगर जो आपके वायरसेस है वो बाहर है, होस्ट सेल के बाहर है, तो वो लिविंग नहीं होते। जैसे ही अंदर आते हैं वो दे एक्ट एज अ लिविंग सेल। स्ट्रक्चर है इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल्स। प्रोटीन कोट है आपका कैप्सिड, प्रोटेक्टिंग न्यूक्लिक एसिड। जेनेटिक मटेरियल आइदर आरएनए होगा या डीएनए होगा, दोनों नहीं होगा। या तो आरएनए हो सकता है या फिर डीएनए हो सकता है। प्लांट वायरसेस में क्या होगा? आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। एनिमल वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, हो सकता है, ठीक है। यस, आगे देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिसीज में मम्स आ गया आपका, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और एड्स आ गया, जो वायरस की वजह से होता है। टोबैको मोज़ैक वायरस, बैक्टीरियोफेज। अगर सिग्निफिकेंस देखें तो कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल। हिस्टोरिकल माइलस्टोन में दिमित्री इवानोस्की ने डिस्कवर किया दैट सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड द टोबैको मोज़ैक वायरस। ये आपको याद रखना है, 1892 में आपके दिमित्री इवानोस्की ने ये डिस्कवर किया था। फिर हमारे आते हैं WM स्टैनले डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज। तो ये चीज आपकी हुई थी 1935 में। नेक्स्ट हमारे पास है वायरॉइड्स, जिसको किसने डिस्कवर किया था? T.O. डाइनर ने 1971 में इसको डिस्कवर किया गया था। नेचर कैसा था? इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल स्मॉलर देन वायरस, लैकिंग प्रोटीन कोट एंड हैव द लो मॉलिक्यूलर वेट। मतलब इसके पास क्या था? इसके पास सबसे पहले तो ये वायरस से छोटा था, उसके बाद बहुत ज्यादा इसका लो मॉलिक्यूलर वेट था, एंड इसके साथ ही साथ प्रोटीन कोड नहीं था इसके पास। प्रोटीन कोड क्या था? हमारा कैप्सिड था, और उसके स्मॉल जो यूनिट होते हैं उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर, तो वो नहीं था। ओके, एग्जाम्पल है, क्या करता है ये एग्जाम्पल? कॉजेज द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। प्रायंस आ जाते हैं हम लोग अगर नेचर की बात करें तो, इन्फेक्शियस एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। डिसीज क्या कॉज करता है? दैट इज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, इन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मैड काउ डिसीज, ठीक है, एंड CJD इन ह्यूमंस। तो ये आपके प्रायॉन्स के बारे में। फिर हम आते हैं लाइकेंस। तो जैसे कि हमें पता है जो लाइकेंस होता है वो सिम्बायोटिक, जो लाइकेन है आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? एल्गी एंड फंजाई का। तो यहाँ पे देखते हैं नेचर, अगर देखेंगे तो नेचर इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। दो कंपोनेंट्स होते हैं, फाइकोबायंट एंड माइकोबायंट। जो फाइकोबायंट है वो आपका एल्गिल कंपोनेंट, एल्गिल पार्ट है, एंड माइकोबायंट इज फंजाई। दे आर ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक।
फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉफिक है, प्रोवाइड शेल्टर एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट। सिग्निफिकेंस अगर देखें, दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन बिकॉज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। जहां पे आपको लाइकेंस मिलेंगे ग्रो करते हो वहां पे पोल्यूशन नहीं होगा, सो दे आर रियली गुड इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लाइकेंस भी खत्म करते हैं। इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं आज का चैप्टर जो था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, यस, पूरा जल्दी से फटाफट से हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर लिया है। देखो इसमें जो प्लांटी और एनिमेलिया वाला जो पार्ट है ना, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, जैसे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग प्लांट किंगडम करेंगे, उसमें अच्छे से करने वाले हैं, उसमें अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। उसके बाद एनिमल किंगडम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे भी 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, नीट 2027 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास बैच है, अर्ली अचीवर्स बैच, जो आपको मिल रहा है 9,999 में। कितने में मिल रहा है? 9,999 में मिल रहा है, जिसमें आपको मिलेंगे 1500 प्लस लाइव लेक्चर, 40 टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। तो अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। कोड यूज करना है AS08 टू गेट गुड डिस्काउंट, राइट? ठीक है, ये हमारा 2027 के लिए। नेक्स्ट वी हैव 2026 के लिए। जो भी बच्चे 2026 को टारगेट कर रहे हैं, हमारे पास है टीम टाइटन्स। तो इसमें आपको तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों मिलेगा, जिसमें आपको, आप देख सकते हो, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको मिलेंगे 500 प्लस लेक्चर, 20 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। कितने में मिल रहा है आपको? 5,999 में आपको ये बैच मिल रहा है। तो जल्दी से जाइए, अपना सब्सक्रिप्शन लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। कोड यूज करना है AS08। कोड क्या यूज करना है? AS08। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास उन बच्चों के लिए जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये है ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच। अब इसका क्या मतलब है? ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच का मतलब है कि जो, जैसे आपको पता है कि 5 महीने रह गए आपके एग्जाम को, तो आपको अपना सिलेबस जो है वो फटाफट से खत्म करना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है। तो उसके लिए इस बैच में आपका सिलेबस जो है वो फटाफट से खत्म करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कितने में मिल रहा है? 2,999 में मिल रहा है, जिसमें आपको मिलेंगे 450 प्लस लाइव लेक्चर, 15 प्लस टेस्ट और इंग्लिश में आपका ये बैच होने वाला है। जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए, तैयारी शुरू करिए। ठीक है, कोड यूज करना है AS08। ठीक है, चलिए इसी बात पे हम लोग आज का जो वीडियो है या फिर जो सेशन है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो।